हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आ जाओ भाई, सभी भाभी मास्टर और सभी भाभी मास्टरनियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर के। साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में पढ़ना है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मुझे जो है वो सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जो भी विद्यार्थी मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, यकीन मानिए एग्जाम तक जो है वो बहुत ही कुछ जो है वो सीख कर जाओगे और बहुत कुछ पेपर में अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। साथियों, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, साथ ही साथ आप जो है वो आंसर करते रहे, ताकि आप लास्ट में ये बता सकें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो प्रश्न है वो कहना है कि मैकडूगल के अनुसार, ठीक है साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित जो है वो संवेग कौन सा है। अच्छा कि सुने, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, उसके साथ में जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है। साथियों देखिए, मैकडूगल, अगर हम मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 जो हैं वो क्या, 14 मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, और इसके साथ में जुड़े हुए 14 संवेग बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि मैकडूगल के अनुसार, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां कितनी है, या फिर मैकडूगल के अनुसार संवेग जो है वो कितने हैं। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और उसके साथ में जुड़े हुए 14 संवेग जो है वो बताएं किसने, अपने मैकडूगल ने। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है मूल प्रवृत्ति इस जिज्ञासा की। इस जिज्ञासा के साथ में कौन सा संवेग जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए भय, ऑप्शन बी आश्चर्य, ऑप्शन सी गणना, ऑप्शन डी भूख। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन, साथियों कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा के साथ में संबंधित संवेग जो है वो कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनिया का ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों, जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसके साथ में जुड़ा हुआ संवेग जो है वो है आश्चर्य संवेग। कौन सा है, आश्चर्य संवेग है। जिनका भी बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें व्यय की, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस व्यय की, तो व्यय के साथ में जो व्यय जो संवेग है इसके साथ में जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन करना। यानी कि जहाँ पर हमको जिन चीज़ का डर होगा, भाई किसी भी चीज़ का अगर हम डर होगा तो क्या होगा, उस चीज़ को देखकर जो है वो हम भाग जाएंगे। तो भय के साथ में, साथियों भय के साथ में जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन कर जाना। भय जो संवेग है इसके साथ में मूल प्रवृत्ति कौन सी है, पलायन कर जाना। उसके बाद में अगर हमें यहाँ पे गणना की बात करूँ, साथियों अगर मैं यहाँ पे इस गणना मूल प्रवृत्ति की बात करूँ तो इसके साथ में जो संवेग जुड़ा हुआ, इस गणना के साथ में जो संवेग है वो है निवृत्ति। इस गणना के साथ में कौन सा है, इस गणना के साथ में जो संवेग है वो है अपना निवृत्ति। उसके बाद में अगर मैं इस भूख की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस भूख की बात करूँ तो भूख जो अपनी कौन सी भूख जो है वो मूल प्रवृत्ति है, इसके साथ में जो संवेग है वो है भोजन अन्वेषण। भूख के साथ में जो संवेग है वो है भोजन अन्वेषण। अब बताओ, देखो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और अपने 14 संवेग बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग जो है वो किसने बताई है, मैकडूगल ने बताई है, ठीक है। जिज्ञासा के साथ में, साथियों जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है, इसके साथ में कौन सा संवेग है, तो जिज्ञासा के साथ में जो संवेग है वो है अपना आश्चर्य संवेग। कौन सा है, आश्चर्य संवेग। अगर आपसे पूछे कि भय के साथ में कौन सा है, तो भय के साथ में है पलायन। भाई जिस चीज़ का हमें डर होगा, भय होगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम जो है वो भाग जाएंगे। उसके बाद में गणना जो है, ये गणना जो मूल प्रवृत्ति है इसके साथ में, सॉरी गणना जो संवेग है इसके साथ में निवृत्ति जो है ये मूल प्रवृत्ति है, और भूख जो संवेग है इसके साथ में जो मूल प्रवृत्ति है वो है भोजन अन्वेषण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस मूल प्रवृत्तियों की, तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये हमेशा जन्मजात होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा भी जा चुका है कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये हमेशा जन्मजात होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 संवेग मैकडूगल, ठीक है। अगला बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है साथियों वो कह रहे हैं कि
शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी जो है वो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब देखिए, शैशव अवस्था जो होती है ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये साथियों शैशव अवस्था होती है। और शैशव अवस्था के अंदर अपना मानसिक और शारीरिक विकास जो है ये तेज गति से होता है। ये क्वेश्चन जो है अपना कई बार पूछा गया है कि शैशव अवस्था के अंदर यानी कि किस अवस्था के अंदर एक बालक का मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज़्यादा फास्टली यानी कि तेज गति से होता है, तो वो होता है शैशव अवस्था के अंदर। शैशव अवस्था कब से कब तक है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है साथियों। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है अपनी शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपना मानसिक विकास, एक बालक का मानसिक और उसके शरीर का यानी कि शरीर के अंगों का जो विकास होता है उसको बोलते हैं शारीरिक विकास है, तो ये सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है। ठीक है, तो देखो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए देखो, सीखने की प्रक्रिया के अंदर तीव्रता, ये बिल्कुल सही है। बालक जो है वो शैशव अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा तेज गति से सीखता है। ऑप्शन बी कहना कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा यानी कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, सूर्योदय कैसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है ये शैशव अवस्था की एक विशेषता है। उसके बाद में अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार की घर की लैंग्वेज होगी बच्चा जो है वो उसी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। अगर किसी की जो लैंग्वेज है वो सभ्य नहीं है, असभ्य है, तो बालक भी जो है वो उस प्रकार की लैंग्वेज जो है वो सीख जाता है, यानी कि अनुकरण के द्वारा बालक जो है वो शैशव अवस्था के अंदर सीखता है। ऑप्शन डी कहना कि चिंतन की प्रक्रिया, ये चिंतन की जो प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से किशोर अवस्था के अंदर पाई जाती है। यानी कि चिंतन करना अतार्किक यानी कि तार्किक रूप से जो चिंतन की प्रक्रिया है ये साथियों एक किशोर अवस्था की विशेषता है। बाकी शैशव अवस्था के अंदर सीखने की प्रक्रिया के अंदर तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये जो तीनों विशेषता हैं ये अपने शैशव अवस्था की होती हैं। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया जो है ये शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। अब इसमें क्या देखो, चिंतन प्रक्रिया का मतलब है किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचना। अब शैशव अवस्था का जो बालक है 0 से 2 वर्ष तक का जो बालक है वो किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या सोचेगा बताओ। तो जो चिंतन की प्रक्रिया ये अपने शैशव अवस्था की विशेषता एक नहीं है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो है, हाँ जी, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहना कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछा गया है। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास डेवलपमेंट जो है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, कोलसैनिक, स्किनर, पियाजे या फिर हरलॉक, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 4 नंबर हरलॉक, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगर मैं हरलॉक की बात करूँ तो हरलॉक ने कहा था कि विकास जो है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कहा था हरलॉक ने। देखो साथियों, अगर मैं विकास शब्द की बात करूँ तो एक तो ध्यान रखना विकास जो है ये होता है पूर्वानुमेय। ये क्वेश्चन जब मैंने कल टेलीग्राम पर डाला था तो इनके काफ़ी विद्यार्थियों के यहाँ पे जो है वो गलत आंसर आ रहे थे। तो विकास जो होता है ये हमेशा पूर्व अनुमेय होता है, यानी कि पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए चलता है। विकास सतत प्रक्रिया है और ये जीवंत पर्यंत चलती है, जीवंत पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और उसके बाद में विकास की साथ जो प्रक्रिया है ये कभी भी रेखीय नहीं होती है। ध्यान रखना, विकास की प्रक्रिया जो है वो रेखीय नहीं होती है। वृद्धि जो होती है वो रेखीय होती है, विकास जो है वो कभी भी रेखीय नहीं होता है। और विकास की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है प्रसव पूर्व अवस्था से या फिर गर्भावस्था से। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना कि भाई विकास जो है वो कब शुरू होता है। विकास जब एक बालक माँ के गर्भ में होता है उस समय विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये होता है गर्भावस्था से स्टार्ट होगा। पूर्वा अनुमेय होता है, जीवंत पर्यंत चलता है और कभी भी रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है विकास सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा था, तो ये कहा था हरलॉक ने। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है हरलॉक, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा हरलॉक के अनुसार विकास जो है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल्य अवस्था होती है, ये 3rd ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि बाल्य अवस्था जो होती है ये कब से कब तक होती है। देखो, शैशव अवस्था सबसे पहली जो अवस्था है वो है अपनी शैशव अवस्था, ये होती है 0 से लेकर के
2 वर्ष तक, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो साथियों हो जाएगी शैशव अवस्था। उसके बाद में शैशव अवस्था के बाद में एक अवस्था आती है पूर्व बाल्यावस्था। शैशव अवस्था के बाद आएगी पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था के बाद में जो अवस्था आएगी वो आती है अपनी बाल्यावस्था। ठीक है, और ये जो बाल्यावस्था होती है ये होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था हो गई 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और उसके बाद में जो अपनी किशोर अवस्था है, कौन सी किशोर अवस्था, ये होगी फिर 12 से लेकर के 19 वर्ष तक। तो देखो शैशव अवस्था 0 से लेकर 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक, उसके बाद में बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 19, 18 या फिर 19। ठीक है, तो यहाँ पे बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक नहीं होगी, 21 वर्ष तक नहीं होगी, 12 वर्ष तक। बिल्कुल सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बाल्यावस्था जो होती है ये साथियों 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया होगा तो आराम से क्वेश्चन को जो है वो सही कर लोगे। अब जरूरी नहीं है कि 6 से 12 आए या फिर 0 से 2 आए। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया रखना कि बाल्यावस्था जो होती है ये करीबन 12 वर्ष तक होती है, यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। एक बालक का विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनका सही क्रम क्या है, ये आपके 3rd ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बाल विकास का सही क्रम जो है वो क्या है। देखिए प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था पहले कब आएगी, पूर्व किशोरावस्था ये भी नहीं होगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सी ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि ये किसी का जो है वो गलत हुआ होगा। तो सबसे पहले बाल विकास की जो अवस्था होती है वो होती है शैशव अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी, पहली जो अवस्था है ये है शैशव अवस्था, जो अपनी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद में आएगी बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोर अवस्था, उसके बाद में जो है वो प्रौढ़ावस्था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोर अवस्था और उसके बाद में जो है वो प्रौढ़ावस्था। ये एक विकास का क्रम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है देखो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कितने कोष्ठ और खाने हैं। ठीक है, गिलफोर्ड, देखो साथियों ध्यान से समझना, यहाँ पे गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। अब देखो क्वेश्चन आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है। साथियों त्रिआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है किसने, ये दिया है गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। ठीक है, पहला जो आयाम है वो होता है संक्रिया, या फिर इसको मैं बोल दूं प्रक्रिया। ये दोनों एक ही बात है भाई, संक्रिया हो या फिर प्रक्रिया हो, अंग्रेजी में आपको जो है वो प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला जो आयाम है साथियों गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है उसके अंदर पहला जो आयाम है वो है संक्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे प्रोसेस। दूसरा जो है वो है विषय वस्तु, दूसरा कौन सा है, दूसरा है विषय वस्तु, और तीसरा जो है वो है अपना उत्पादन। ठीक है, तो पहला कौन सा भाई, पहला है संक्रिया या फिर प्रक्रिया, इसको मैं कहूँगा प्रोसेस। ठीक है, दूसरा जो है वो है विषय वस्तु और तीसरा जो है वो है उत्पादन। तो इसमें से गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो मॉडल दिया है उसमें कुल कितने खाने हैं। देखो पहले जो खाने थे साथियों, सबसे पहले जब इसने मॉडल दिया था, गिलफोर्ड ने जब सबसे पहले मॉडल प्रस्तुत किया था तो उस समय खाने कितने थे, उस समय थे 80। उसके बाद में जो खाने हैं वो हो गए 120, सॉरी पहले 80 नहीं थे, एक सेकेंड, सबसे पहले जो है वो थे 120, उसके बाद में 120 के बाद में थे 150 इनकी 150 और उसके बाद में थे 180। ठीक है, अब एग्जामिनर के ऊपर है कि ऑप्शन में जो है वो क्या आता है। देखो 120 भी थे, 150 भी थे और 180 भी थे। उसके बाद जब वर्तमान में लेटेस्ट उसने प्रस्तुत किया था तो उस समय जो है वो 180 खाने जो है वो बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में देखो 120 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब 120 ऑप्शन के अंदर नहीं आए तो ध्यान रखना 150 आएगा। अगर 150 ऑप्शन के अंदर नहीं आता तो वहाँ पे जो है वो 180 आएगा। ठीक है, तो देखो 120, 150 और 180 ध्यान रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 120 खाने। ठीक है, शुरुआत में 120 थे, उसके बाद में 150 और उसके बाद में जो है वो लेटेस्ट कितने थे, लेटेस्ट थे 180। तो इन तीनों में से कोई भी आए, बस एक ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादक पूछे तो करना है गिलफोर्ड। कितने आयाम है, 3। कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, संक्रिया या फिर प्रक्रिया, अंग्रेजी में मैं कहूँगा प्रोसेस।
ठीक है, सेकंड है विषय वस्तु, ठीक है, और थर्ड जो है वो है उत्पादन। तो 3 आयाम है, ध्यान रखना, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है साथियों, देखो ये है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। देखो किसने कहा कि किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है वो 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन फिक्स है साथियों, ये आपके पात्रता के अंदर भी आएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा के अंदर भी आएगा, ये L1 के अंदर भी आएगा और L2 के अंदर भी आएगा। किसी भी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है वो 14 वर्ष है, बताओ उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो क्या होगी। देखो साथियों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है ये अपने दिया टर्मन ने। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है, सूत्र दिया है टर्मन ने। सूत्र ये कहता है कि अगर हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ऊपर है MA और नीचे की साइड में है CA, और इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। देखो MA जो है इसका मतलब हो गया उस बालक की मानसिक आयु। MA का मतलब हो गया यानी कि उस बालक की मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। CA का मतलब हो गया क्रॉनिकल एज यानी कि उस बालक की वास्तविक आयु, और इन दोनों को आप गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो उसकी जो है वो बुद्धि लब्धि आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं वो डिलीट कर रहा हूँ, इसको जो है वो मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रश्न का जो है वो आंसर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 10 वर्षीय बालक है यानी कि बालक की आयु क्या है, बालक की जो आयु है साथियों ये अपनी 10 वर्ष है। ठीक है, बालक की जो आयु है ये 10 वर्ष है, यानी कि ये इसकी क्रॉनिकल एज है, यानी कि ये इसकी वास्तविक आयु है। तो वास्तविक आयु जो है इसको हम लिखेंगे हर में, यानी कि ये होगी 10 वर्ष। उसके बाद में ऊपर आएगी मानसिक आयु, मेंटल एज MA/CA × 100। तो MA यानी कि मानसिक आयु है, मेंटल एज जो है ये आएगी ऊपर, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 14 वर्ष, यानी कि 14 लिख दिया। ठीक है, अब मैं दोनों को गुणा करूँगा, इससे गुणा मैंने किया दोनों को 100 से। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 14 को जब 10 से गुणा किया तो ये आ गया 140। अब देखो 140 या फिर 140 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या फिर 140 से ऊपर होती हैं, वो बच्चे हमेशा प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली है, तो इस क्वेश्चन का आपका A ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, और उनका ये प्रश्न जो है वो कभी गलत नहीं जाएगा। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था ये साथियों टर्मन ने दिया था। टर्मन ने कहा था कि अगर किसी भी बालक की आप बुद्धि लब्धि निकालोगे तो सबसे पहले ऊपर जो है उसकी मानसिक आयु लिखना, यानी कि सबसे ऊपर जो है आप उसकी MA लिखना। MA का मतलब हो गया मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज। ठीक है, हर में आप उसकी जो है वो लिख देना, क्या हर में आप लिखोगे वास्तविक आयु यानी कि CA, और CA को अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिकल एज, और गुणा करना है किससे, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ हमने 14 वर्ष उस बालक की क्या है, मानसिक आयु है, वास्तविक आयु उस बालक की 10 वर्ष है, गुणा हमने 100 से किया, 0 से 0 को काट दिया, और 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140। और जिन भी बालकों की आयु जो है वो 140 या फिर 140 से ऊपर होती है वो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से गिलफोर्ड ने बुद्धि का, गिलफोर्ड की बात करना है, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए देखिए, बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत। एक खंड जब हमने बुद्धि टॉपिक को कंप्लीटली व्याख्या सहित पढ़ा था तब हमने बात की थी कि भाई बुद्धि का जो एक कारक यानी कि ओनली फॉर वन फैक्टर है, ये दिया किसने, ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ये दिया है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक खंड यानी कि एक कारक ओनली फॉर वन फैक्टर, और ये कहें कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ये कहा है अल्फ्रेड बिने ने। और इस सिद्धांत को साथियों, इस सिद्धांत को निरंकुशतावादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, एक एक प्रश्न की आराम से चर्चा की थी, और अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर उन क्लासों को देख लेना, कंप्लीटली व्याख्या सहित पढ़ाए और शानदार तरीके से पढ़ाए। यहाँ पे कहना कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, ये 1904 में दिया था किसने, ये 1904 में दिया था स्पीरमैन ने। ठीक है, स्पीरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास में दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो होती है सामान्य,
ठीक है, एक तो होगी सामान्य जिसको हम कहते हैं जी, और एक होगी विशिष्ट इनकी स्पेशल, इसको हम दर्शाएंगे एस से। तो जी कारक, या फिर अगर आपसे ऐसा पूछें कि जी कारक या फिर एस कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है स्पेयरमैन ने। ठीक है, 1904 में दिया था। स्पेयरमैन कहते हैं कि एक प्रकार से एक व्यक्ति के पास में एक तो होती है सामान्य बुद्धि जो सबके पास में होती है, यानी कि हम सबके पास में एक पढ़ने की सामान्य बुद्धि है और हम सभी जो है पढ़ रहे हैं, ये तो हो गई सामान्य बुद्धि। लेकिन कोई जो है वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जैसे आप में से कोई विद्यार्थी जो है वो मेरे से ज़्यादा, मेरे से तो क्या मतलब है वो बहुत ज़्यादा मेरे से तो कई गुना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो वो उसके अंदर जो है वो एक विशिष्ट बुद्धि है। तो इस प्रकार से स्पेयरमैन ने जो है वो द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, यानी कि 1904 के अंदर बुद्धि के दो खंड, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ये कमेंट मत कर देना कुछ, ठीक है भाई, मैं तो कुछ इंटेलिजेंट नहीं हूँ इतना। तो द्विखंड जो बुद्धि का सिद्धांत है ये दिया है अपने स्पेयरमैन ने, एक तो होती है सामान्य बुद्धि और एक होती है विशिष्ट बुद्धि। अब देखो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, साथियों बहुकारक, मैंने आपको कहा था कि थॉर्नडाइक की बहू, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था उस समय बताया था कि थॉर्नडाइक की बहू तो अपना हो जाएगा थॉर्नडाइक की बहू, यानी कि ये जो सिद्धांत है बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये साथियों दिया है किसने, ये अपने दिया है थॉर्नडाइक ने। बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये दिया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक की बहू जो है वो टीले पर खड़ी है। थॉर्नडाइक की बहू कहाँ पे खड़ी है, थॉर्नडाइक की बहू खड़ी है टीले के ऊपर। ठीक है, तो इस सिद्धांत को साथियों टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, और इस सिद्धांत को टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपसे पूछा है गिलफोर्ड का, तो गिलफोर्ड का है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है वो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, या फिर इसको बोल दो क्या, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। साथियों जितना क्वेश्चन को डीपली पढ़ोगे उतना कम चांस है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपका गलत होगा। और जो विद्यार्थी मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं पूरा यकीन दिला दूं कि आपका मैं एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाने दूंगा, मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु इंटू 100, ये बीटेड का क्वेश्चन है। देखो बुद्धि लब्धि, किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ये अपने दिया टर्मन ने। साथियों किसने दिया, टर्मन ने दिया। अब टर्मन ने कहा था कि सबसे पहले आप लिख दो एम ए का बट एम ए का मतलब हो गया मानसिक आयु भाई। ठीक है, एम ए यानी कि मानसिक आयु, उस बालक की मेंटल एज। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे बट्टे में लिख दो क्या, बट्टे में आप लिख दो वास्तविक आयु उसकी। ठीक है, वास्तविक आयु यानी कि इसको हम कहेंगे सीए, ये सीए का पहले हो गया क्रॉनिकल एज, अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, और इसको गुणा करेंगे किससे, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे देखो मानसिक आयु तो साथ में होगी वास्तविक आयु। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। सूत्र किसने दिया है, सूत्र दिया है टर्मन ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और बी ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का है बहुत आगे जाओगे। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो क्या होता है। एक सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो क्या होता है। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना क्वेश्चन को साथियों। एक होता है बुद्धि लब्धि का स्तर 140 या फिर इससे ऊपर, वो होता है प्रतिभाशाली। तो देखो जिन भी बालक और जिन भी बालिकाओं का बुद्धि लब्धि स्तर 140 या फिर 140 से ऊपर है, जिनका आईक्यू लेवल 140 या फिर 140 प्लस है, वो बालक होंगे प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, उसके बाद में प्रतिभाशाली के बाद में आता है अतिश्रेष्ठ। साथियों जिन भी बालक और जिन भी बालिकाओं का 130 से 140 के बीच में है वो आते हैं अतिश्रेष्ठ। श्रेष्ठ। उसके बाद में 130 से 140 में आएगा अतिश्रेष्ठ। उसके बाद में 120 से 130 के मध्य ये आता है श्रेष्ठ, ये आता है श्रेष्ठ। अब देखो 140 या फिर उससे ऊपर जिनका आईक्यू लेवल है वो आते हैं प्रतिभाशाली के अंतर्गत। 130 और 140 के बीच में है वो आते हैं अतिश्रेष्ठ। उसके बाद में 120 और 130 के मध्य हैं वो आते हैं श्रेष्ठ। और एक आता है साथियों, एक आएगा अपना 110 और 120 के मध्य, ये आते हैं सामान्य से ऊपर।
सामान्य से क्या आएगा, सामान्य से ऊपर। और साथियों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 90 से लेकर के 110 वाले जो हैं ये आते हैं सामान्य, या फिर इसको हम बोल दूंगा औसत। ठीक है, सामान्य या फिर इसको जो है औसत बोल दूंगा। तो देखो यहाँ पे पूछा है सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर। साथियों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी मुझे लगता है कि यही पूछेगा कि सामान्य या फिर औसत, सामान्य या फिर औसत एक ही चीज़ है। और सामान्य या फिर औसत जो बालक होंगे उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो हमेशा 90 और 110 के मध्य होगी। साथियों 90 और 110 के मध्य होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लग देना और सपेगा क्वेश्चन। 2025 के अंदर क्वेश्चन जो है वो सपेगा कि सामान्य बालक या फिर औसत बालक जो होते हैं उनका बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो कितना होता है। तो 90 से लेकर के 110 के मध्य होता है। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा 90 से लेकर के 110 के मध्य सामान्य होगा। ठीक है, 140 से या फिर इससे ऊपर जिनका IQ लेवल है वो होंगे प्रतिभाशाली, और 130 और 140 के मध्य हैं वो होंगे अतिश्रेष्ठ। उसके बाद में जिनका IQ लेवल 120 से 130 के मध्य है वो होंगे श्रेष्ठ, और जिनका 110 या फिर 120 है वो होगा सामान्य से ऊपर, और जिनका 90 से लेकर के 110 के मध्य हैं वो होंगे औसत या फिर सामान्य। तो यहाँ पे आपसे पूछा है औसत या फिर सामान्य का, तो 90 से 110 सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। अब देखो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता पूछा है, ठीक है, टर्म स्टर्न है क्या, या फिर टर्मन कोई नहीं, या फिर बिने। तो ये जो इनकी बुद्धि लब्धि मापन के साथियों जन्मदाता हैं वो है अपने साइमन बिने। कौन है, बिने साइमन या फिर साइमन बिने। तो ये जो है वो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। सूत्र किसने दिया था, सूत्र जो है ना हम पढ़ते हैं ना जिससे हम बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है इनके IQ लेवल का पता लगाते हैं, वो सूत्र जो है ये साथियों सूत्र दिया टर्मन ने। सूत्र जो है ये साथियों टर्मन ने दिया है, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के अगर आपसे जन्मदाता पूछे तो करना है कौन, बिने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है। देखो साथियों जड़ बुद्धि 111 या फिर 100, देखो 110 या फिर 120 वाले जो होंगे वो होंगे औसत से ऊपर, औसत से ऊपर। ठीक है, औसत से ऊपर है इनकी 110 है। जिन भी बालक और जिन भी बालिकाओं का बुद्धि लब्धि IQ लेवल 110 और 120 के मध्य है वो होंगे अपने औसत से ऊपर। उसके बाद में 90 से 110, साथियों 90 से 110 हैं वो होंगे सामान्य या फिर औसत, सामान्य या फिर औसत, और स्टार लगा देना। ठीक है, सामान्य से औसत जो होंगे वो होंगे 90 से लेकर के 110 के मध्य। सामान्य और औसत जो होते हैं वो साथियों 90 से लेकर के 110 के मध्य होते हैं। उसके बाद में 70 से 80 ये नहीं होगा, 70 से कम। हाँ, जिन भी बालक और जिन भी बालिकाओं का बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो 70 से नीचे है, यानी कि 70 से भी कम है, वो होते हैं जड़ बुद्धि बालक। तो जड़ बुद्धि बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो साथियों 70 से भी कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो साथियों 70 से भी कम होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि प्रतिभाशाली का कितना होता है। आप मुझे बताओ कि प्रतिभाशाली जो बालक बालिका है उनका बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन देखो या तो आपसे पूछेगा प्रतिभाशाली का या फिर आपसे पूछेगा सामान्य का। ध्यान रहे दो कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन बनेगी। या तो आपसे पूछेगा प्रतिभाशाली का, या तो आपसे पूछेगा प्रतिभाशाली का, या फिर आपसे पूछेगा सामान्य का, या फिर आपसे पूछेगा जड़ बुद्धि का। तीनों कंडीशन को अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि प्रतिभाशाली जो बालक जो बालिकाएं प्रतिभाशाली है उनका बुद्धि लब्धि उनका IQ लेवल जो है वो कितना होता है। फर्स्ट जो है वो कमेंट करके बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देख रहे हैं कि एक छात्र जो है वो बुद्धिमान है, बताओ आप जो है वो क्या करेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र जो है वो बुद्धिमान है, ठीक है, आप जो है वो क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकें उस तरह से उसको अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी कह कि उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपका टावर जो है वो बुद्धिमान है, ऐसा करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। आप देखते हैं कि एक छात्र जो है वो बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, उसको और आगे बढ़ाना है भाई, उसको जो है वो क्या करना है और आगे बढ़ाना है, यानी कि उसको जो है वो अधिक प्रगति करने के लिए क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे।
ठीक है, शिक्षक चाहेगा कि उसकी जो है वो और अधिक प्रगति हो, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, इनकी वो किस प्रकार से आगे और प्रगति कर सके उसके बारे में उसको जो है वो क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी का यहाँ से गलत हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत के प्रणेता कौन है। अच्छा सुने, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया। साथियों मैंने आपको कहा था कि एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हमेशा अकेले आने में जिनको डर लगता है, और वो है थ्रस्टन। और थ्रस्टन जो है ये हमेशा समूह के अंतर्गत आते हैं। साथियों थ्रस्टन जो है ये हमेशा समूह में आते हैं, यानी कि समूह कारक, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक पूछे तो सीधा करना थ्रस्टन। ठीक है, थ्रस्टन करोगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे ऐसे कैसे है भाई, ए के बाद में बी आना चाहिए और बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन समूह कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हो जाएगी थ्रस्टन। थ्रस्टन जो है ये हमेशा समूह के अंतर्गत आते हैं, अकेले जो है वो आने में इनको डर लगता है। तो ऐसे याद रखना कि ये समूह कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है थ्रस्टन ने। तो इस क्वेश्चन का आपका, इस क्वेश्चन का ये जो भी ऑप्शन है थ्रस्टन आपको सीधा याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए देखिए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, कब से, वृद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान। देखो ना तो लड़के बुद्धिमान है और न ही लड़कियां बुद्धिमान है, ना तो सर बुद्धिमान है और न ही मैडम बुद्धिमान है, यानी कि वृद्धि का, साथियों यहाँ पे देखो वृद्धि का जो है वो लिंग के साथ में यहाँ पे जो है वो संबंध, वृद्धि नहीं है यहाँ पे बुद्धि है भाई। ठीक है, वृद्धि कैसे, यहाँ पे है बुद्धि। तो ध्यान रहे कि ये जो बुद्धि है यानी कि ये जो इंटेलिजेंस है इसका लिंग के साथ में किसी भी प्रकार कोई समझ जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है इंटेलिजेंस होती है जो इसका लिंग के साथ में कोई भी संबंध नहीं होता है। लड़का भी इंटेलिजेंट हो सकता है और लड़की भी जो है इंटेलिजेंट हो सकती है। तो सी ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरियों का बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, बुद्धि का लिंग के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं होता है। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि बुद्धि, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है। अब आप बताओ इसका, इसका आंसर जो है वो आप सभी को कमेंट करके बताना कि जिन बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 110 के बीच में है, 90 से 110 के बीच में वो कौन सी बुद्धि है, सामान्य है, उत्कृष्ट है, प्रखर है या फिर प्रतिभाशाली है। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट करके बताना है कि जिन बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 के मध्य है वो बालक जो है वो किस प्रकार का होगा। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण, ऐसे होगा क्या, अन्वेषण, अन्वेषण या फिर तो सीधा सा मतलब है जी ये अन्वेषण जो है ये सही है अपने आप में। अन्वेषण को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अन्वेषण ये गलत है, ये भी गलत है और ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अन्वेषण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अन्वेषण। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा अन्वेषण को। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आदिपतन, अधपतन, आधपतन या फिर अधोपतन। तो इसमें से होगा अध और पतन, जैसे ये ऐसे लिखते हैं अध, फिर विसर्ग आएगा और फिर आगे जो है वो पतन आएगा, तो ये विसर्ग संधि भी है इसमें, तो ये होगा अपना अधपतन। तो बी ऑप्शन सही होगा अध और पतन। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ जो है ये होता है साथियों अनभिज्ञ इस प्रकार से, अन और फिर विज्ञ, है ना, तो अनभिज्ञ इस प्रकार से जो है वो सही लिखा जाएगा अनभिज्ञ, यानी कि जिनको पता नहीं होता है वो होता है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ, अन और विज्ञ, तो इस प्रकार से इसको अनभिज्ञ को लिखा जाएगा। ठीक है, ये अनभिज्ञ गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्वर नहीं है। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो स्वर नहीं है, ए स्वर है, ऊ स्वर है, अ स्वर है, ये जो है ये अपना व्यंजन है। ठीक है भाई, ये जो है ये व्यंजन है और ए, ऊ और अ ये जो है वो स्वर है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, सभी का आगे होगा, तो यहाँ पे यह जो है ये एक व्यंजन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखो साथियों अगला जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, यानी कि कौन सा जो है वो ट वर्ग का सदस्य नहीं है। ट, ठ, ड, ढ,
और हण, ये होगा। ठीक है, तो इसमें से देखो ढ तो है, हण भी आ रहा तो ये भी है, तो ठ भी है, लेकिन घ जो है ये किस वर्ग का है, ये है अपने क वर्ग का। ठीक है, ये अपने क। भाई क्या 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है क्या? नहीं नहीं, 5वीं नहीं है। ये देखो ड अपने इसका है ट का, हण भी है, ठ भी है, लेकिन ये घ जो है ये क वर्ग का है। ठीक है, कुछ छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए ये। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है? हिंदी के अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो व्यंजन होते हैं वो साथियों 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, कुल मिला के 44। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो योगवाह है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो योगवाह है? महाप्राण, अल्पप्राण, विसर्ग या फिर संयुक्त व्यंजन? तो यहाँ पे जो अयोगवाह है, यहाँ पे अयोगवाह है, कौन सा जो है वो अयोगवाह है? कौन सा अयोगवाह है? तो ये जो विसर्ग जो होते हैं साथियों, विसर्ग जो होते हैं ये हमेशा अयोगवाह होते हैं। ठीक है, विसर्ग जो होते हैं ये हमेशा अयोगवाह होते हैं। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों ये आपकी कंप्लीट पीडीएफ, ये कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। अगर कोई भी विद्यार्थी नया है चैनल पर तो आज ही जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं एक कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।